जय हिंद, नमस्कार। उदयभान सिंह, इकोनॉमिस्ट उदयभान सिंह चैनल पर आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज हम आपके साथ आर्थिक विकास के आधुनिक संकेतकों की श्रृंखला, अंतिम श्रृंखला डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्थिक विकास के संकेतक 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका स्टडी मटेरियल्स आपके स्क्रीन पर सामने। देखिए, सबसे पहला सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक की हम बात कर रहे हैं। ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, इस सूचकांक का प्रतिपादन भूटान नरेश द्वारा दिए गए कंसेप्ट। भूटान नरेश ने 1972 में यह कहा था कि किसी देश के नागरिकों का स्वस्थ रहना उस देश के लिए सबसे अधिक खुशहाली है। वह देश सर्वाधिक स्वस्थ होता है जिस देश के नागरिक सबसे अधिक स्वस्थ होते हैं। वह देश सबसे अधिक खुश होता है जिस देश के नागरिक सबसे अधिक स्वस्थ होते हैं। तो इसी कंसेप्ट पर भूटान नरेश ने इसको सिस्टमैटिक तरीके से एक सूचकांक का बनाया, जिसका नाम दिया सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक। आपसे पूछा जाए कि सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया, तो सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक का प्रतिपादन भूटान नरेश जिग्मे शिग्मे वांगचुक ने किया। यह सूचकांक बौद्ध धर्म के 4 मूल्यों या 4 स्तंभों पर स्थापित है। बौद्ध धर्म के 4 स्तंभ, 4 मान्यताएं: सतत विकास को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षक और एक सुशासन की स्थापना। बौद्ध धर्म के इन 4 स्तंभों पर भूटान नरेश ने ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया। कौन कौन? सतत विकास को प्रोत्साहन। आज आप देख रहे हो कि आज वर्तमान में सतत विकास को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, सतत विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि अगर हमें पिछली पीढ़ी से एक बेहतर इन्वायरमेंट मिला, बेहतर पारिस्थितिकी संतुलन मिला, तो हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को बेहतर इन्वायरमेंट को उपलब्ध कराएं। तो सतत विकास केवल वर्तमान को ध्यान में नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर, तो यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत सतत विकास को बढ़ावा देना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। आज इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने की बात हो रही है, तो यह पहले भी। फिर सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करना। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो सनातन मूल्य हैं, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उनको कैसे हम प्रोटेक्ट करें, कैसे आगे ले जाएं, इन पर भी यह निर्भर करता है। ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है इन बातों पर भी फोकस करता है। फिर इसके एक सुशासन की स्थापना। बिना सुशासन के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यह बौद्ध धर्म के 4 स्तंभ है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए सुशासन की भी आवश्यकता होती है।
विकास का लाभ लोगों तक पहुंचे, विकास संबंधी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे। तो इनको तो बौद्ध धर्म के इन 4 स्तंभों पर सकल राष्ट्रीय सूचकांक का अवधारणा आई। इसको 2006 में नए सिरे से डिफाइन किया गया। इसकी कहा जाता है कि GNHI की दूसरी पीढ़ी को प्रस्तुत किया गया। भूटान नरेश ने तो कहा था कि अगर किसी के नागरिक स्वस्थ हैं तो वह देश सर्वाधिक खुशहाल है। तो उसी को लेकर के 2006 में इस सूचकांक को बनाया गया। तो 2006 में इसके 7 पैरामीटर बनाए गए। आर्थिक कल्याण, जो 7 पैरामीटर हम देख, इकोनॉमिक वेलफेयर, इन्वायरमेंट वेलफेयर, वेलफेयर ऑन वर्किंग स्पॉट, पॉलिटिकल वेलफेयर, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। तो ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स यह कहता है कि अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो लोगों की बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके जीवन स्तर में सुधार आना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए, उनको जो है स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। जब पोषण सुविधा होगी, स्वास्थ्य सुविधा होगी तो फिजिकल वेलफेयर को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक विकास होगा तो मनुष्य का शारीरिक विकास होगा। आर्थिक विकास होगा तो व्यक्ति का मानसिक बौद्धिक विकास होगा। आर्थिक विकास होगा तो सरकार द्वारा, निजी क्षेत्र द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो कहने का आशय है कि सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक के माध्यम से हम यह मापते हैं कि जो विकास हो रहा, विकास के कारण क्या परिवर्तन हो रहा व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक। इस सूचकांक का एक पैरामीटर कार्य स्थल पर कल्याण। कार्य स्थल पर कल्याण का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कार्य स्थल पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उसको सभी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वहां पर उसको विकास का अवसर मिलना चाहिए। इस पर राजनैतिक कल्याण का मतलब यह नहीं है कि सब लोग सांसद या विधायक ही हो जाएंगे या सब लोग मंत्री बन। राजनैतिक कल्याण का मतलब है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सबको भाग लेने का अधिकार हो और व्यक्ति का अधिकार सभी लोगों को है। राजनीतिक गतिविधियों में कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। धर्म, जाति आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। तो ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो वर्तमान में तैयार किया जा रहा, यह 7 कारकों के आधार पर तैयार किया जा रहा। 7 कारकों के आधार पर। यहां से पीटी में सीधा प्रश्न बनता है कि ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स का प्रतिपादन किसने किया? भूटान नरेश जिग्मे सिग्मे वांगचुक ने किया। ग्रास हैप्पीनेस इंडेक्स किन स्तंभों पर आधारित है? यह बौद्ध धर्म के 4 स्तंभों सतत विकास को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, एक सुशासन की स्थापना, इन पर आधार। इसमें कितने पैरामीटर हैं? 7 पैरामीटर हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम आते हैं, अगला है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात होती है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यह बताता है कि किसी भी देश में
अर्थव्यवस्था से संबंधित विषयों, आर्थिक विषयों में कार्य करने की स्वतंत्रता कितनी है? आर्थिक विषयों में सरकार का हस्तक्षेप किस मात्रा में हो रहा? किस प्रकार लोगों को कार्य करने की स्वतंत्रता उपलब्ध है? इसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक से मिलती है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित हेरिटेज फाउंडेशन और वहां का एक जर्नल वॉल स्ट्रीट द्वारा जारी किया जाता। हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा आपसे पूछा जाए कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए यह अमेरिका के हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यह सूचकांक पहली बार कब जारी किया गया? यह सूचकांक पहली बार 1995 में जारी किया गया। यह सूचकांक पहली बार 1995 में जारी किया गया। इस सूचकांक में आप देख रहे हैं 10 पैरामीटर है। इस सूचकांक का मान 0 से लेकर के 100 के बीच होता है। इस सूचकांक का मान जितना अधिक होगा उस देश में आर्थिक स्वतंत्रता अधिक होगी, आर्थिक विषयों में कार्य करने की स्वतंत्रता अधिकतम होगी। यह सूचकांक जो 10 तत्व व्यवसायिक स्वतंत्रता, राजकोषीय स्वतंत्रता, मौद्रिक स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता, इस तरह से 10 पैरामीटर हैं, 10 विषय हैं जो अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, जिसमें कार्य करने के लिए उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को, निवेशकों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ अराजकता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो, लाइसेंसिंग प्रक्रिया उदार हो, कार्य करने की दशाएं सरल और सिंपल हो। तो इसमें जो है इन पर फोकस किया जाता। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, तो आपसे यहाँ पर भी सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कितने पैरामीटर हैं? 10 पर। तो इन 10 पैरामीटर जो आपको दिखाई दे, चाहे वह व्यावसायिक स्वतंत्रता हो, कमर्शियल ऑटोनॉमी हो, फिजिकल ऑटोनॉमी, राजकोषीय फ्रीडम हो, मॉनिटरी फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, भ्रष्टाचार से मुक्ति हो, व्यापार करने की स्वतंत्रता, सरकारी व्यय की स्थिति क्या, निवेश की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, श्रम की स्वतंत्रता। श्रमिक पूरी तरह से मोबाइल हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने जाने के लिए। क्लियर हुआ? इस पहलुओं पर हम डिस्कस करते हैं। तो यह आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। यहाँ फिर अगला है क्वालिटी। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको डिस्कस करते हैं। आपसे पूछ लिया गया आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के संदर्भ में, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, इसका प्रतिपादन
विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया गया है। आर्थिक मंच द्वारा किया गया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया। दूसरा पॉइंट, इसका मान 0 से 100 के बीच होता है। 0 से 100 के बीच होता है। तीसरा पॉइंट, यह 10 मानकों के आधार पर 10 मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। चौथा, इसमें आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों मानक सम्मिलित है, मानक होते हैं। अब पूछ दिया जाए कि इसमें से कितने कथन सही। उपरोक्त में कितने कथन सही हैं? कितने कथन सही हैं? ऑप्शन आपको दे दिया जाए, केवल एक, केवल 2, सी, केवल 3, सभी चारों। यह आपको ऑप्शन दे दिया जाए। और अब देखिए, हमारा प्रश्न है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रतिपादन विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया, यह गलत है। इसका प्रतिपादन विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं किया गया है। इसका प्रतिपादन हेरिटेज फाउंडेशन और अमेरिका के जर्नल वॉल स्ट्रीट द्वारा किया जाए, तो गलत है। इसका मान 0 से 100 के बीच होता है, सही है। यह 10 मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है, यह भी सही है। थर्ड पॉइंट है, इसमें आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों मानक होते, यह गलत है। इसमें आर्थिक मानक ही होते हैं, इसमें गैर आर्थिक मानक नहीं होते। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही हुए। तो 2 स्टेटमेंट सही हुए, तो आपका आंसर क्या बना? बी बना। तो इस तरह से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्रश्न आर्थिक स्वतंत्रता। फिर अगला, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जीवन का गुणवत्ता सूचकांक, जीवन का गुणवत्ता सूचकांक। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स अमेरिका की एक मैगजीन, इंटरनेशनल लिविंग मैगजीन द्वारा जारी किया जाता। यहाँ विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। यहाँ विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता और इसके आधार पर उनको रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस सूचकांक में 9 पैरामीटर। देखिए, सबसे पहले क्या? रहने की लागत। रहने की लागत का मतलब है व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कितने रुपए में कर लेता है। व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को कैसे परचेज कर रहा है, इनकी बात होती है। दूसरा, संस्कृति।
हमारे कार्य करने की संस्कृति क्या है, हमारे धार्मिक मूल्य क्या है, हमारे सांस्कृतिक मूल्य क्या है, हम इनकी बात करते हैं। छुट्टियां कैसे बीत, इनकी बात। फिर अर्थव्यवस्था, उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उस देश में इन्वायरमेंट की स्थिति क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस की स्थिति क्या है, वहाँ आधारभूत संरचना की स्थिति क्या है, वहाँ सुरक्षा की स्थिति क्या, वहाँ जोखिम और चुनौतियां क्या, इनके आधार पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर हुआ? आपसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसके द्वारा? तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मैगजीन द्वारा जारी किया जाता है। मैगजीन का नाम है इंटरनेशनल लिविंग मैगजीन। यह 9 कारकों के आधार पर यह सूचकांक बनाती है। इस सूचकांक के माध्यम से विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अब हम अगला आते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लैंगिक भेदभाव सूचकांक की हम बात करते हैं। वैश्विक लैंगिक भेदभाव सूचकांक की बात करते हैं। वैश्विक लैंगिक भेदभाव सूचकांक की हम बात देखिए, यह सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक निजी संस्था के रूप में स्थापित किया गया, एक एनजीओ के रूप में स्थापित किया, बाद में यह एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में काम करने लगा। इसका मुख्यालय दावोस में है, स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में। इसके द्वारा तमाम आर्थिक गतिविधियों का मापन किया जाता, आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने वाले कारक बनाए गए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक भेदभाव सूचकांक जारी किया जाता। यह पुरुष जनसंख्या के सापेक्ष महिला जनसंख्या की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, एजुकेशनल कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में क्या स्थिति है, उनके बारे में यह सूचकांक बताता। यह सूचकांक 4 पैरामीटर पर आर्थिक भागीदारी और अवसर, विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक भागीदारी और अवसर, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो विभिन्न क्षेत्रों में जब महिलाओं की स्थिति, तो 4 क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं को आर्थिक अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, महिलाएं नौकरी पेशा में हैं या नहीं, उनको काम करने की सुविधा मिल रही है कि नहीं। दूसरा, महिलाओं में शिक्षा की स्थिति क्या, महिलाओं में लिटरेसी रेट क्या है, महिलाएं किस प्रकार शिक्षित हो रही हैं, इनके बारे में अध्ययन किया जाता। फिर है स्वास्थ्य एवं जीवित, महिलाओं का हेल्थ कैसा है, महिलाएं किस प्रकार कार्य कर रही हैं, इनके बारे में। महिलाएं उनकी जीवन प्रत्याशा क्या, स्वास्थ्य एवं जीवित रहना, महिलाओं का स्वास्थ्य, उनकी जीवन प्रत्याशा। तीसरा, राजनैतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब है कि राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता क्या, राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी क्या, राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति क्या।
तो इन 4 के आधार पर लैंगिक भेदभाव सूचकांक जारी किया। यहाँ पर पिछले वर्षों में सीधा प्रश्न पूछा गया है कि वैश्विक लैंगिक भेदभाव सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक भेदभाव सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इस पर हम एक क्वेश्चन कल, वैश्विक लैंगिक भेदभाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा पॉइंट, यह 4 मानकों के आधार पर जारी किया जाता है। तीसरा, यह महिला एवं पुरुष और महिला की विभिन्न क्षेत्रों में सापेक्षिक स्थिति का अध्ययन करता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि उपरोक्त कथनों में कितने कथन सही हैं। उपरोक्त कथनों में कितने कथन सही हैं। तो ए विकल्प आपका केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें कोई नहीं। यह आपके पास है। तो वैश्विक लैंगिक भेदभाव सूचकांक जो है के संदर्भ में क्या, तो 3 कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, यह सूचकांक 4 मानकों के आधार पर जारी किया जाता है। चार मानकों के आधार पर, यह 4 मानक हमने आपको बताया है। फिर तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। यह सूचकांक या पुरुष और महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में सापेक्षिक स्थिति का अध्ययन करता, तो यह भी स्टेटमेंट सही। तो इस प्रकार यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हुए। तो यहाँ पर सीधा प्रश्न पूछा जाता है और प्रत्येक वर्ष विश्व आर्थिक मंच इस सूचकांक को जारी कर रहा है। सूचकांक को जारी कर रहा। आगे अब हम डिस्कस आपके साथ करने जा रहे हैं लैंगिक विषमता सूचकांक। लैंगिक विषमता सूचकांक। लैंगिक विषमता सूचकांक
GII आपके साथ करते। लैंगिक विषमता सूचकांक UNDP द्वारा डिफाइन किया गया। अब यही आप कंफ्यूज मत होना, जब GGI की बात हमने किया, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया, लेकिन जब हम GII की बात करते हैं तो हमने कहा कि लैंगिक विषमता सूचकांक जो है UNDP द्वारा जारी किया जाता। यह UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। लैंगिक विषमता सूचकांक का मान GII का मान जो होता है 0 से 1 के बीच होता है। जितना मान अधिक होगा उतना बेहतर है, जितना मान कम होगा वह खराब स्थिति का परिचायक है। यह सूचकांक यह बताता है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। UNDP के अनुसार महिलाओं एवं बालिकाओं के विपरीत कार्य किया जाता है। विभिन्न संगठनों द्वारा, विभिन्न संस्थाओं द्वारा महिलाओं के संदर्भ में, बालिकाओं के संदर्भ में भेदभाव मूलक नीतियां अपनाई जाती हैं। निर्णय प्रक्रिया में, नीति निर्माण में उनकी सहभागिता कम होती। यह भेद UNDP के अनुसार महिलाओं के संदर्भ में भेदभाव मूलक नीतियां किसी एक क्षेत्र में नहीं अपनाई जाती है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नीति निर्माण हो, निर्णय प्रक्रिया हो, राजनीतिक प्रक्रियाओं उनमें अपनाई जाती। इसके कारण पुरुष और महिला में विषमता देखने को मिलती है। मानव विकास में गिरावट आती है। महिलाओं को दोयम दर। यह सूचकांक 3 आयामों पर फोकस करता। यह सूचकांक स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार के आधार पर बनाया जाता। यह सूचकांक में पहला पैरामीटर है स्वास्थ्य। इसमें मातृत्व मृत्यु दर की बात की जाती है। किशोरा अवस्था में प्रजनन दर की बात की। यह सूचकांक का पहला पैरामीटर है हेल्थ। तो हेल्थ में 2 सब पैरामीटर लिए गए कि मातृत्व मृत्यु दर क्या है, अर्थात उन माताओं की प्रति हजार संख्या क्या है जो बच्चों के जन्म के देते समय या देने के 1 माह के अंदर उनकी मृत्यु हो जाते, इसकी बात। प्रजनन दर, किशोरावस्था प्रजनन दर। किशोरावस्था प्रजनन दर का मतलब होता है ऐसी लड़कियां जिनकी उम्र 15 से 19 वर्ष की है, उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है या नहीं, इनकी बात करते। फिर देखा जाता अगला पैरामीटर है हमारा सशक्तिकरण, इम्पावरमेंट की बात होती। तो इसमें महिलाओं की कम से कम हाई स्कूल तक, हायर सेकेंडरी एजुकेशन की क्या स्थिति है, महिला और पुरुष जनसंख्या का विभिन्न क्षेत्रों में सहभागिता क्या, महिला पुरुषों की तुलना में राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या। देखिए सशक्तिकरण में सबसे कम से कम सेकेंडरी हाई, कितनी महिलाएं हैं जो कम से कम हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त किया। महिला एवं पुरुष जनसंख्या की बात की जाती है। फिर कहा जाता है कि कितनी महिलाएं राजनैतिक क्षेत्रों में सहभागी, इनकी बात। फिर लास्ट इंडिकेटर यहाँ पर आता है कि श्रम बाजार में महिला और पुरुषों की भागीदारी कितनी।
लेबर मार्केट में महिला और पुरुषों की भागीदारी कितनी है, इसके बारे में हम तो ग्लोबल जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स यूएनडीपी के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। इसमें 3 पैरामीटर हैं, हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट। इस सूचकांक का मान कम है तो इसका अर्थ है कि महिलाओं के बीच समानता है। इस सूचकांक का मान अधिक है तो इसका मतलब कि पुरुष और महिला के बीच विभिन्न क्षेत्रों में असमानता अधिक है। मान का कम होना बेहतर है, मान का अधिक होना बेहतर नहीं है। इस पॉइंट पर हम यहाँ पर कार्य करते हैं लैंगिक विषम। तो आर्थिक विकास के संकेतकों में लैंगिक विषमता सूचकांक को लेकर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब आगे हमें डिस्कस करना वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ग्लोबल कंपटीशन इंडेक्स। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की अवधारणा 2004 में विश्व आर्थिक मंच से जुड़े हुए 2 अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई। प्रोफेसर सैला और प्रोफेसर ई मार्टिन द्वारा इस सूचकांक को बनाया गया। यह सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच होता है। इस सूचकांक में 12 पैरामीटर होते हैं। इन 12 पैरामीटर के आधार पर यह सूचकांक बनाया गया। तो आपसे पूछा जा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाया गया। यह सूचकांक वार्षिक आधार पर विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता। यह सूचकांक यह बताता है कि किसी भी देश में आर्थिक क्षेत्रों में सरकार का हस्तक्षेप कितना, सरकार का नियंत्रण कितना, उदारवादी नीतियां अपनाई जा रही हैं या नहीं, इनके बारे में यह बताता। तो यहाँ पर 12 जो हैं एलिमेंट्स यहाँ पर रखे गए। नेक्स्ट है, हमने कहा तो आप यहाँ से भी प्रश्न पूछा कि कौन से एलिमेंट 12 में पूछ लिया गया। 4 सही 3 सही दिया गया, 1 गलत दे दिया गया। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट सूचकांक है। पिछले वर्षों में इसको लेकर प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न भी पूछे गए। सीधा सीधा प्रश्न यहाँ पूछ कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कितने देर में जारी किया, किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें कितने पैरामीटर होते हैं, 12 पैरामीटर। इसमें किसमें संकेतक हैं, 12 संकेतक। इसका मान किसके, 0 से 100। अब लास्ट हम आधुनिक संकेतक डिस्कस कर रहे हैं, विश्व प्रसन्नता सूचकांक। विश्व प्रसन्नता सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सहयोगी अभिकरण जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन द्वारा जारी किया गया। यह लोगों की खुशियां मापने का जो है काम करता। यह खुशियां मापने के लिए 6 पैरामीटर को इसमें प्रयोग किया गया। यह 6 पैरामीटर क्या है, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, इच्छित जीवन जीने की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार से मुक्ति, संकटपूर्ण परिस्थितियां, सामाजिक अवलंबन, उदारता, इनके आधार पर यह सूचकांक मापा जाता है। यह 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता सूचकांक जारी किया गया। उसके बाद यह सूचकांक रेगुलरली जारी किया जाता।
तो इस प्रकार मित्रों अभी हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा किया आर्थिक विकास के संकेत। आर्थिक विकास के संकेतकों की आज श्रृंखला पूरी हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कंसेप्ट क्लियर हुआ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9899879360 पर चैट करके, कॉल करके, मैसेज दे करके हमसे अपनी समस्या का समाधान ले सकते। आगे हम नया एक श्रृंखला शुरू करेंगे। मौद्रिक अवधारणाओं से संबंधित अवधारणाएं हम शुरू करेंगे मंडे से। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इकोनॉमिस्ट उदयभान सिंह चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।